नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से। देश के दिल यानी मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही करेंगे, क्योंकि एक्शन मोड पे पूरी तरीके से दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार। मोहन सरकार में लगातार बैठकों का ताबड़तोड़ दौरा जारी है और साथ ही फैसले भी लिए जा रहे हैं। इसमें सबसे अहम फैसला था नौकरी और खाली पदों को जल्द से जल्द भर दिया जाएगा। तो देखिए, देश में सरकार के गठन के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा है और तमाम चीजें हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन मोहन सरकार की क्या कुछ प्लानिंग है, रिपोर्ट देख लीजिए और समझ लीजिए। चुनाव खत्म और एक्शन शुरू। डॉक्टर मोहन यादव सरकार अब फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। 89 दिन बाद डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट के स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को भरने के लिए अहम कदम उठाया है। कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य संस्थाओं में 46,991 नए पदों की मंजूरी मिल गई है। इसमें नियमित, आउटसोर्स और संविदा के पद शामिल है। आगामी 3 वित्तीय वर्षों में 18,653 पदों को भरने पर सरकार की ओर से 343 करोड़ 29 लाख रुपए सालाना खर्च होगा। इसकी भी मंजूरी दे दी गई है। इन पदों में से बाकी 27,838 पदों की भरपाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिए की जाएगी। मध्य प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया। इसी वजह से अब मोहन यादव सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, विपक्ष के आरोपों को कमजोर करने के लिए कैबिनेट की बैठक रिक्त पदों को भरने का फैसला लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स के 1,214 पद खाली पड़े हैं। इसमें 607 पदों की भर्ती चयन प्रक्रिया से सीधी भर्ती होनी है। कैबिनेट ने भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के मुताबिक नवीन पदों के सृजन के लिए 46,451 नवीन पदों की मंजूरी दी है। इसमें तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी और स्वास्थ्य सेवाओं को और भी उन्नत किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं, उसकी क्वालिटी बढ़े और इसके लिए आवश्यकता थी कि कुछ नए पद का सृजन हो। और विभागों के डॉक्टर्स की भी कमी थी और कुछ पद ऐसे थे जो प्रमोशन से भरे जाने थे। तो अब प्रमोशन के पद यदि खाली हैं और प्रमोशन वाले योग्य व्यक्ति नहीं है तो उसको सीधी भर्ती से भरने के आज कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं। बिजली बिल पर 24,420 करोड़ की सब्सिडी। कैबिनेट ने किसानों को बिजली बिलों पर 24,420 करोड़ की सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। राज्य सरकार ये सब्सिडी अलग अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। किसानों, सामान्य वर्ग को 13,000 करोड़ और SC/ST को 5,000 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की गई है। 3 विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा से समृद्ध किया। डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने फैसला करते हुए 3 विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा से समृद्ध किया है। रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय सागर, तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना और क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय खरगोन के विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग समृद्ध करते हुए सुविधाएं देने के लिए कहा गया है। गोवंश की सुरक्षा उपचार का फैसला। इसमें गौशालाओं को उन्नत करने, सड़क पर घूमने वाले गोवंश को गौशाला तक पहुंचाना, बीमार होने वाले गोवंश के इलाज की सुविधा देना और घायल गोवंश को अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा भी की है। मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री और अफसरों के साथ राज्य सरकार की 6 माह की विभागीय उपलब्धियों को लेकर बैठक ली, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही पीएम की पर्यटन, वायु सेवा फ्लाइट्स बुकिंग वेबसाइट की वर्चुअल शुरुआत की। बैठक में मुख्यमंत्री प्रदेश के 2000 सरकारी कॉलेज और साथ ही मंत्रियों को एक गांव गोद लेने के लिए कहा गया है, जिसमें वो गांव के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी ले। 15 अगस्त के पहले मंत्रियों को प्रभार के जिले भी आवंटित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा बैठक में सीएम को जानकारी दी गई है कि जीएसटी का राजस्व 19,051 करोड़ रुपए मिला है, तो पिछले साल से 26% ज्यादा है। किसानों से गेहूं खरीदने के लिए 3 माह से अधिक का समय किसानों को दिया गया। सरकार किसी भी योजना को बंद नहीं करेगी। लाडली बहना योजना में 9,455 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया गया है। 72,880 बालिकाओं के खाते में लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 34 करोड़ रुपए दिए गए। 45.90 लाख लाडली बहनों के खाते में रसोई गैस योजना के तहत 118 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
55 एक्सीलेंस कॉलेज प्रदेश में इसी सत्र में खोले जा रहे हैं। खनिज के सबसे अधिक ब्लॉक एमपी में है। नीलामी में एमपी ने देश में खास जगह बनाई है। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 12,000 और 5,000 करोड़ के अलग अलग टेंडर जारी कर दिए गए हैं। पार्वती काली सिंध चंबल योजना 20 साल से अटकी थी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में राजस्थान के सीएम के साथ बैठक की। 1956 में बने गांधी सागर डैम में पानी की अधिक मात्रा की मांग की है। इसकी मंजूरी मिली तो 6 जिलों में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से और पानी मिल सकेगा। लाडली बहना योजना के बारे में भी हमने वही जो दिया गया वचन निभाया है। लगातार हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में अभी तक 9,455 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हमारे द्वारा कर दिया गया। इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना में 6 माह में 73,880 लाडली बहनों के खाते में बालिकाओं के 34 करोड़ की राशि अंतरित की गई। और थानों की गुणवत्ता अच्छी रहे इसलिए 10 थाने भारत सरकार ने भी जो सिलेक्ट किए। मुझे खुशी है कि देवास का हमारा थाना भारत सरकार के चुने हुए 10 थानों में से भी एक आया है। तो पुलिस की दक्षता और गुणवत्ता भारत सरकार के पैमाने पे भी अच्छे निकले, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर के लिए 45,90,000 बहनों के खाते में 118 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। आपकी जानकारी के लिए कि बहनों को जो हमने कहा था कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे गरीब बहनों को, तो वो हम बराबर दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अपना जीएसटी का कुल राजस्व 19,091 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, जो हमारे पिछले वर्ष से 26% ज़्यादा है। पिछले वर्ष जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था उसमें 26% हमने ज़्यादा कलेक्शन किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इन सब के अलावा वन विभाग की भी अलग बैठक कर जंगली जानवरों से जानमाल की रक्षा के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि वन्य प्राणियों के लिए हर संभव रेस्क्यू सेंटर शुरू करने की कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। कुल मिलाकर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अब किसी भी ढिलाई के मूड में नहीं है। वो काम में तेजी चाहते हैं और योजनाओं को धरातल पर उतारना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनावों के बाद अब प्रदेश की राजनीति राज्यसभा चुनाव को लेकर अब तेज नजर आ रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं और सियासी गलियारों में इन दिनों यही चर्चा जोर पकड़े हुए है कि आखिर किसे बीजेपी टिकट देगी। राज्यसभा की कमान सौंपती हुई बीजेपी किसे नजर आएगी, और ऐसे में जातीय समीकरण साधने के साथ साथ उन नेताओं को भी साधने की कोशिश रहेगी जिन्हें पार्टी ने लोकसभा चुनावों में टिकट नहीं दिया था। तो इसी मुद्दे को लेकर देखिए एक खास रिपोर्ट और समझिए कि भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर और क्या समीकरण सेट करके टिकट वितरण करेगी। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से अब प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर में बड़ा बदलाव हो गया है। कहीं विधानसभा सीटें खाली हो गई हैं, तो कहीं राज्यसभा सीटों पर भी निर्वाचन होगा। बीजेपी समेत कांग्रेस भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। ऐसे में एक सीट काफी चर्चा का विषय बनी हुई है और वो है मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से खाली हो गई है। अब इस रिक्त सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में सवाल है कि भाजपा की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कौन लेगा। अभी तो खाली होना शेष है। दूसरा, भाजपा सही समय पर सही निर्णय लेती है। एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है जो सामूहिक नेतृत्व से किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व मिलना है ये तय करता है। ऐसे में जब इस सीट का भी विषय आएगा तो सामूहिक नेतृत्व उचित समय पर उचित निर्णय लेगा। मध्य प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा में सदस्य संख्या के हिसाब से देखा जाए तो खाली होने वाली राज्यसभा की सीट फिर भाजपा के खाते में जाना तय मानी जा रही है। भाजपा इस सीट से किसी वरिष्ठ नेता को राज्यसभा भेजने का मन बना रही है। इससे पहले फरवरी 2024 में मध्य प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने दलित, ओबीसी और महिला कार्ड खेला था। इस बार भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के किसी सामान्य वर्ग के नेता को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।
ऐसे में इस बार संभावना जताई जा रही है कि ठाकुर या ब्राह्मण कोटे से यह पदभार कौन संभालेगा। हालांकि गुना लोकसभा सीट से पूर्व सांसद केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया था। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह एक सभा में पूर्व सांसद केपी यादव को दिल्ली ले जाने का संकेत दे चुके हैं। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा यादव को राज्यसभा का टिकट दे सकती है। ऐसे में सबसे पहली दावेदारी केपी के नाम की है, लेकिन देखिए कि केपी यादव के नाम पर कांग्रेस किस तरह से चुटकी ले रही है। पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जयभान सिंह पवैया और शिवराज सिंह चौहान के लिए विदिशा से सीट छोड़ने वाले पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव का नाम सबसे ऊपर है। अगर सामान्य कार्ड नहीं चला तो पूर्व सांसद केपी यादव के नाम पर मुहर लग सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किसे राज्यसभा भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, रिपोर्ट में तो हमने आपको समझा दिया कि भारतीय जनता पार्टी किन किन लोगों को टिकट दे सकती है। ग्राफिक्स के जरिए भी एक बार समझा देते हैं, क्योंकि समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, जाति समीकरण के आधार पर ही टिकट वितरण किया था और हमने देखा कि किस तरीके से हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस बार एक और चीज देखने को मिलेगी कि नेता नाराज ना हो जाए, तो जयभान सिंह पवैया का नाम सामने आ रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के टिकट इनको दे सकती है। ग्वालियर से सांसद रह चुके हैं, तो इससे उम्मीद की जा रही है कि ये नाम हो सकता है। नाम बता दूं आपको फिर से, जयभान सिंह पवैया जो कि पूर्व मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि पार्टी इनको टिकट दे सकती है। दूसरा ग्राफिक्स भी दिखाएंगे आपको। तो देखिए, राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, जिस वजह से ऐसी स्थिति लग सकती है। और साथ ही महाराष्ट्र भाजपा के सह प्रभारी भी रहे हैं, तो महाराष्ट्र भाजपा के सह प्रभारी है, जिस वजह से चुनावों में अहम भूमिका निभाते हुए ये नजर आए हैं। तो वहीं अब केपी यादव का नाम भी सामने आ रहा है। पूर्व सांसद है, ओबीसी वर्ग से आते हैं और हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश करती रही है। तो इस लिहाज से ये देखा जा रहा है कि हो सकता है कि केपी यादव को टिकट दे दिया जाए और यादव समाज को साधने की कोशिश भी की जाए। यादव का टिकट काटकर इस बार सिंधिया को टिकट दिया गया था और यही वजह है जो महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि केपी यादव वो नाम हो सकते हैं। अमित शाह ने इसके संकेत दिए थे, तो अमित शाह ने ये संकेत दे दिए थे कि हो सकता है कि केपी यादव को टिकट मिल जाए, क्योंकि अमित शाह अगर संकेत देते हैं तो संकेत सही साबित कई बार हुए हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे कैंडिडेट की, जिनका नाम सामने आ रहा है, नरोत्तम मिश्रा। पूर्व मंत्री हैं, विधानसभा चुनाव में लगातार बहुत एक्टिव रहे हैं, लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराए हैं, तो तमाम चीजें करते हुए नजर आए हैं और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। और हमने देखा है कि जिस आधार पर इस बार टिकट दिया गया या फिर लोग चुनाव जीते हैं, तो ब्राह्मण को टिकट देना जरूरी है, उस लिहाज से भी इनको टिकट दिया जा सकता है। न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक रहे, जैसा कि कुछ देर पहले ही मैं आपको बता रही थी कि कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने का काम इन्होंने किया है। और नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में एक धाकड़ नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पार्टी इनको चुनती है। तो वहीं जो चौथा नाम है वो है रमाकांत भार्गव का, जो कि पूर्व सांसद हैं। ये भी एक ब्राह्मण चेहरा है और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि कुछ वर्ग को अभी छोड़ा गया, तो हो सकता है कि किसी ब्राह्मण या ठाकुर को इस बार मौका दिया जाए। विदिशा से सांसद थे और इस बार उनका भी टिकट कटा और लगातार हम देख रहे हैं पार्टी ने इस बार टिकट काटकर शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया था, तो उनको मनाने की कोशिश की जा सकती है। रमाकांत भार्गव हो सकते हैं वो चौथा नाम, मैं आपको बता रही हूँ लगातार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी श्याम सिंह तोमर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, वो हम समीकरण भी अपने दर्शकों को समझा रहे थे कि क्या क्या वजह हो सकती है और किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की टिकट देगी। वो पूरा समीकरण और पूरी स्ट्रैटेजी आप भी समझाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप राजनीति को बेहतर समझते हैं। श्याम, देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में तीनों ही बड़ा नाम है। पवैया बहुत अनुभवी हैं, आपने बताया कि वो जुड़े हुए हैं, राम का जो पूरा आंदोलन है उससे जुड़े रहे हैं, संघ के काफ़ी करीबी हैं, कद्दावर चेहरा हैं और राजपूत हैं। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही,
या तो पंडित, तो 2 पंडितों के नाम लिए आपने। रमाकांत भार्गव का नाम लिया, नरोत्तम मिश्रा का नाम लिया। हमको लगता है नरोत्तम मिश्रा का थोड़ा सा पलड़ा पंडितों में भारी है। तीसरा नाम आपने एक और लिया, उसमें भी हम ये आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि केपी यादव इसलिए महत्वपूर्ण हो जा सकते हैं क्योंकि उनके साथ एक तरह का वादा किया गया था। अमित शाह ने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनकी सीट दी थी तो एक तरह से उनका स्वाभाविक अधिकार बनता है। ऐसे में हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग से ही होगा जो भी होगा, लेकिन तय ये करना है कि आगे वीडी शर्मा की जो जगह ले सके ऐसा चेहरा हो। इसमें सबसे सुयोग्य नाम जो है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का आगे आ रहा है। एक और नाम है जो सोलंकी जी का, जो उनकी जिनकी सीट भी खाली होनी है, भविष्य में होनी है हालांकि, क्योंकि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य भी चाहिए, कद्दावर चेहरा चाहिए, जातिगत समीकरण साधना है। आपको याद होगा एक बड़ा मूवमेंट यहाँ राजपूतों का हुआ था, तो राजपूतों की एक खिन्नता भी है। एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, हमने कुछ दिन से देखा है जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी रही है बहुत अलग ही देखने को मिली है। जो संभावित नाम सामने आते हैं वो नाम बिल्कुल नहीं होते हैं। चाहे हम विधानसभा चुनाव के बाद कई मुख्यमंत्रियों के नाम आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे पर भरोसा जता दिया और उसके बाद से लगातार जो राजनीति चली आ रही है वो देख रहे हैं कि नए चेहरे पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। क्या इस बार भी राज्यसभा की टिकट में भी इस तरीके की स्ट्रैटेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, पल पल बदलती राजनीति में बहुत कुछ समय के साथ बदल जाता है। जो नाम चलते हैं वो पिछड़ जाते हैं और जो नए नाम हैं वो आगे आ जाते हैं। अब देखना ये होगा, क्योंकि इस बार 240 पर जो है भाजपा सिमट गई थी, तो उसको राज्यसभा में भी कद्दावर चेहरे चाहिए और लोकसभा में तो उसके सांसद रहेंगे ही कद्दावर। तो ऐसा चेहरा चाहिए जो मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व दे। वीडी शर्मा की जगह अगर उसको बैठाया जाता है वो काम भी बखूबी करे और मुखर करे उन तमाम मुद्दों को जो राज्यसभा में अपेक्षा की जाती है। तो ये सुयोग्य चेहरे की खोजबीन जारी है। आप बिल्कुल सही कह रही, चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल तो ये 4 नाम ही लोगों की जुबान पर हैं। ठीक है श्याम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों की। खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां केंद्र सरकार ने भारतीय थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नया सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जनरल द्विवेदी 30 जून को कार्यभार ग्रहण करेंगे। रीवा के मुड़ीला गांव में जन्मे द्विवेदी 2 साल तक सेवा में रहकर काम करेंगे और 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई हैं उपेंद्र, जो कि रीवा सैनिक स्कूल में 1973 से 1980 तक की उन्होंने पढ़ाई की और ग्रेजुएशन के बाद 15 दिसंबर 1984 को उनका सेना में कमीशन हो गया। और साथ ही जब उन्हें नया सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है और इस दौरान विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की उनसे और उनके बड़े भाई पीसी द्विवेदी ने से भी बातचीत हुई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी सुन लीजिए। रीवा से उपेंद्र द्विवेदी थल सेना प्रमुख बने और उनके बड़े भाई हमारे साथ हैं डॉक्टर पीसी द्विवेदी। हम जानेंगे कि कैसे वो उनको याद करते हैं। सर, बचपन बीता, किस तरह से याद करते हैं उनके साथ जो समय बीता आपका? मैं उनसे 10 वर्ष बड़ा था। निश्चित रूप से मैं एक संरक्षक के रूप में था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर अंबिकापुर में हुई। फिर संयोग से मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज में था, तो यहाँ मेरे ही संरक्षण में सैनिक स्कूल रीवा में उन्हें एडमिशन दिलाया और यहीं से वो एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए। उसके बाद एनडीए खड़कवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से उन्होंने अपनी मिलिट्री की पढ़ाई पूरी की। 1984 में उन्हें कमीशन ऑफिसर बनाया गया। उसके बाद उन्होंने देश और विदेश में, चाहे वो यूरोप हो या अफ्रीका हो, सब जगह उन्होंने पीस कीपिंग फोर्स के साथ कार्य किया। अमेरिका में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। सेशल्स में वो भारत के सैन्य सलाहकार भी रहे और आज आप लोगों की सबकी शुभकामनाओं से वो सेना के सर्वोच्च पद में ज्वाइन करने जा रहे हैं। सर, क्योंकि आपने तमाम चीज़ें बताई, बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। आपके घर, गांव, परिवार में भी जैसी ये जानकारी हुई होगी, हमेशा की तरह ये होता है कि बहुत गौरव का विषय है ये। निश्चित रूप से ये परिवार के लिए बहुत गौरव का विषय है और सारे रीवा, विंध्य प्रदेश, या कहूँ कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि यहाँ से कोई सेनाध्यक्ष के रूप में बना है।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पीसी द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो थल सेना प्रमुख बने हैं, उनके बड़े भाई हैं और याद करते हुए बताते हैं कि बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार और हमेशा से ये लगता था कि ज़रूर कुछ बड़ा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। सैनिक स्कूल इतिहास के में यह पहला अवसर है जब भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष, भारतीय नौसेना के सेनाध्यक्ष दोनों ही एक ही विद्यालय के और एक ही बैच के छात्र हैं। संपूर्ण सैनिक स्कूल रीवा की तरफ से और युवा कैडेट्स जो हमारे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, इन सब की तरफ से उनको हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इस उपलब्धि पर स्कूल के स्टाफ के साथ साथ सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं और यही चीज़ हमारे नए छात्रों को प्रेरणा देती है, उन्हें दिशा देती है कि उन्हें किस जगह और कहाँ तक वो जा सकते हैं। और चलिए अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। बात कर लेते हैं नर्सिंग फर्जीवाड़े की, जिसने मध्य प्रदेश में कई नर्सिंग स्टूडेंट की जिंदगी खराब करके रख दी। मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में एक के बाद एक लगातार खुलासे हो रहे हैं और नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग ने प्रदेश के 13 कॉलेजों में जीएनएम फर्स्ट ईयर की मार्कशीट स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजी थी, लेकिन इन कॉलेजों में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ही नहीं मिला। इसलिए यहां पर सभी मार्कशीट को वापस नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल पहुंचाया गया और कॉलेज के द्वारा मार्कशीट कलेक्ट ना करने के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये कॉलेज मौके पर मौजूद हैं भी या फिर नहीं है, क्योंकि देखिए वहां पर मार्कशीट भेजी गई लेकिन कॉलेज में ना तो कोई मिला, ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति था जो कि मार्कशीट कलेक्ट कर ले। जब विस्तार न्यूज की टीम ने ऐसे ही कॉलेजों की पड़ताल शुरू की तो क्या कुछ मिला, आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं। नर्सिंग फर्जीवाड़े में एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की 13 कॉलेजों में नर्सिंग काउंसलिंग ने जीएनएम की मार्कशीट भेजी थी, वो वापस पहुंच गई और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जहां पर ये मार्कशीट आई थी वहां पर उनको लेने वाला कोई नहीं था और न ही वहां कॉलेज का कोई भी कर्मचारी उपस्थित था। और इसका ही रियलिटी चेक करने के लिए हम ग्वालियर के एक स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर यह मार्कशीट नर्सिंग काउंसलिंग ने इस नर्सिंग कॉलेज में भेजी थी। इस वक्त हम मौजूद हैं साईं बाबा स्कूल ऑफ नर्सिंग, नवाब सिंह कॉलोनी, नियर रेलवे ट्रैक, हरिशंकरपुरम। यानी यहाँ पर जो नवाब सिंह की कॉलोनी है हरिशंकरपुरम में, यहाँ पर ये बताई गई है कि साईं बाबा स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज है और इसी का हम पता करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि यह वही स्थान है जहाँ पर यह पता बताया गया है नर्सिंग कॉलेज का, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बिल्डिंग नर्सिंग कॉलेज की नहीं है और न ही नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर स्थापित है। कई लोगों से भी जानकारी ली लेकिन यहाँ पर कोई भी नर्सिंग कॉलेज नहीं है। तो इस बात से लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से नर्सिंग फर्जीवाड़ा लगातार चल रहा है तो ऐसे कई मामले ऐसे खुलासे हो रहे हैं नर्सिंग कॉलेजों को लेकर जहाँ पर न तो कोई बिल्डिंग है न ही कोई कर्मचारी है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो देखिए, गुना से सांसद निर्वाचित होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा की सीट रिक्त घोषित हो गई और अब इस सीट पर उपचुनाव होंगे। विधानसभा में संख्या के हिसाब से खाली होने वाली राज्यसभा की सीट फिर भाजपा के खाते में जाना तय है। वहीं बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी एक बार फिर से जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवार तय करने वाली है और फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने दलित, ओबीसी और महिला कार्ड खेला था और इस बार ठाकुर और ब्राह्मण कोटे से ये पद भरे जाने की संभावना ज्यादा जताई जा रही है। वहीं चलिए खबरों में बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं भारतीय थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की, जो कि केंद्र सरकार ने भारतीय थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र के बारे में हमने आपको जानकारी दी। और खास बात यह हो जाती है कि जब परिवार का बेटा कुछ अच्छा करता है तो परिवार में किस तरीके के खुशी का माहौल होता है, वो दृश्य भी हमने आपको दिखाया, वो तस्वीरें भी दिखाई, उस भाई की बात भी सुनवाई जो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरीके से मेरा भाई बेहतर काम कर रहा है। तो चलिए फिलहाल के लिए आज के लिए इजाजत दे दीजिए, कल फिर हाजिर होंगी मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।